जी एनएस का चैप्टर है आपका एएस का क्वेश्चन 2 हम कर रहे हैं मई जून 13/22 का। नॉन करंट एसेट दिए हुए बिल्डिंग इक्विपमेंट मोटर व्हीकल करंट एसेट है इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवलेंट अदर रिसीवेबल्स करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिए हुए आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन है कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स दिया हुआ है एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या बताया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 30th जून हैड नॉट बीन येट बीन चार्ज्ड। आपने मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। depreciation charged at the rate of 10% on the net book value at the year end। आपने 10% वैल्यू पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो देखिए मोटर व्हीकल हमें कितने का दिया हुआ है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है 35,000, इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है भाई 10%। 10% डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी हमारी, उसकी हम एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री उसकी होगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट ऐसे जी 3500 से 35,000 का 10% आ जाएगा ना, तो 3500 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये एंट्री ने पास नहीं की, हमने पास कर दी, सिंपल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहता है जी हमें आइटम्स इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी एंड वैल्यूड एट देयर कॉस्ट प्राइस ऑफ 9500 बट डैमेज्ड एंड हैड एन एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2000। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं, वैसे पहले भी पता है, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। IS2 है ये, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है, उसमें इन्वेंट्री के बारे में ये बताते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से कम होगा उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कम पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो मार्केट में तो वो कम भी बिकना है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा आपका। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है फ्यूचर लॉस है, इसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे पहले से। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 9500 है और उसकी NRV जो है वो कितनी दी हुई है 2000। तो आपको कितने का लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। 9500 माइनस 2000 कितना आ जाएगा आपके पास जी 7500 का आपको लॉस आ गया। इससे आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर देंगे। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे वो देख लें। इसकी एंट्री बेटा पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने एंट्री कैसे पास की इस पर हम डिस्कस भी करते हैं। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री को 7500 से आपने डिक्रीज करना है तो आप क्रेडिट कर देंगे, ऑब्वियसली वो तो है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आपने 7500 ज्यादा माइनस किया। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपने लिखी वो 7500 से ज्यादा थी, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने 7500 ज्यादा माइनस कर दिया। तो जो माइनस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या शो हो रही है, कम शो हो रही है। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोबारा इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। तो ये एंट्री होती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट का आइटम कंसीडर किया जाता है। तो ये एंट्री हम पास कर देंगे सेकंड, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरी एंट्री हम पास करेंगे इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है क्योंकि आपका एसेट डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम डेबिट कर रहे हैं इसलिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा क्या है, एक्सपेंस। क्यों है एक्सपेंस, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी थी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 7500 ज्यादा माइनस कर दिया आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम शो हो रही है, उसको दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया, बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है अ परचेज इनवॉइस फॉर गुड्स वैल्यूड एट 2000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। चीजें खरीदी थी आपने कितने की, 2000 की, हम उसे बुक्स में लिखना भूल गए हैं। इसकी एंट्री हम पास कर देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू ट्रेड पेबल। नहीं आएगा, परचेज इनवॉइस का मतलब होता है आधार पे चीजें खरीदी आपने, हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स है, उसकी एंट्री पास ही नहीं की। दोनों आएंगी, परचेज अकाउंट में परचेज जनरल अंडर कास्ट नहीं हुआ, सस्पेंस नहीं आएगा इसमें। कितने से एंट्री आपकी आ जाएगी 2000 से, परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल आपके क्या हो जाएंगे क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं जी, सेल्स इनवॉइसेस फॉर गुड्स वैल्यूड एट 4000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। इसी तरह आपने चीजें बेची थी, सेल्स इनवॉइस थी आपकी 4000 की, लेकिन आपने उसकी एंट्री पास नहीं की, तो एंट्री पास कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा आपका और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। बेटा इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज ऑलवेज इशूड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं हमेशा। तो ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स एंट्री होगी कितने से, 4000 से
हम ये एंट्री पास कर देंगे, 4000 इधर आ जाएगा और 4000 इधर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। The loan was received on 1st March. Loan interest of 6% due at the year end had not yet been paid. Loan interest था 6% जो आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ। 1 मार्च को आपने लोन लिया था। हमारा साल बेटा कब खत्म हो रहा है उसको देखते हैं हम। हमारा साल खत्म हो रहा है 30 जून को। हाँ जी, और लोन कितना लेंगे आप? 50,000 लोन आपने लिया था 1 मार्च को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो अभी तक आपने पे नहीं किया हुआ। वो हम कैसे निकालेंगे? 50,000 के ऊपर हम निकालेंगे कितने परसेंट? लोन हमारा 6% है, 6% मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ जाएगा 1000। ये वो इंटरेस्ट है जो आपने अभी तक पे नहीं किया। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप देखें। एंट्री हम कैसे पास करेंगे इसकी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लोन इंटरेस्ट जो है वो डेबिट हो जाएगा आपका, और एक्रूड लोन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, जो कि आपकी क्या है? लायबिलिटी है। एक्रूड लोन इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा आपकी जो है लायबिलिटी है। कितने से? 1000 से। लोन इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है आपका। एक्रूड लोन इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, वो आपकी लायबिलिटी है। इसमें जरा गौर कर लेते हैं हम कैसे है। देखिए, अगर चलिए यार हम लोन इंटरेस्ट पे करते हैं तो मैं उसकी एंट्री क्या पास करूंगा? अगर मैं पे करता हूँ मैं करूंगा लोन इंटरेस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, सारी बातें पे कर दी। अब अगर मैंने कोई लोन इंटरेस्ट पे नहीं किया तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, आइदर इट इज पेड और नॉट। एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं चाहे पे किया हो या ना पे किया हो। ये ऐसा लोन इंटरेस्ट है 1000 का जो आपने अभी तक पे नहीं किया, लेकिन आप एक्सपेंस में इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक्सपेंस हो गया। क्योंकि आपने उसे पे नहीं किया इसलिए आप लोन इंटरेस्ट पेबल के नाम से क्रेडिट भी करेंगे, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी भी है। ये एंट्री आपको बनेगी, लोन इंटरेस्ट डेबिट एज एन एक्सपेंस, लोन इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट एज ए लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है इट इज येट टू बी पेड, कैश नहीं आ सकता, तो आपने पे ही नहीं किया अभी तक, वो पेबल है, तो क्रेडिट साइड पे लोन इंटरेस्ट पेबल आपका आएगा। ये मैंने इसकी सारी एंट्रीज जो है वो पास कर दी। इस सवाल में जो रिक्वायर्ड एंट्रीज थी वो हमने सारी जो है वो पास कर दिया। क्वेश्चन में कहता क्या है? वो कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट शो द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट को करेक्ट करना है आपने, हमें पता है प्रॉफिट कैसे करेक्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में कोई भी आइटम डेबिट हो रहा हो तो उतने से प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है, क्रेडिट हो रहा हो तो उतने से प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है शायद यार हमें इसमें सवाल में? नहीं, प्रॉफिट जी, तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जिसे आप अनकरेक्ट प्रॉफिट के नाम से भी लिख सकते हैं, जो कि सही नहीं है। दैट इज 30,000। ठीक है जी, इसे अब हम करेक्ट करते हैं। बताएं जी, पहली एंट्री में कोई एक्सपेंस इनकम का अकाउंट मौजूद है? पहली रेक्टिफाई एंट्री जो मैंने बनाई है उसमें कोई एक्सपेंस इनकम का अकाउंट मौजूद है? जी मौजूद है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो डेबिट हो रही है, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे, यहाँ पे लूंगा मैं लेस डेप्रिसिएशन। कितनी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास? 3500। आगे देखते हैं जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से इसको मैं क्या लिखूंगा जी? लॉस ऑफ इन्वेंट्री लिख सकते हैं। चलें, यस, लॉस ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है ना, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो आपका बेसिकली एक्सपेंस फिगर है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कितने से लेस करेंगे आप? 7500 से। उसके बाद परचेजेस और ट्रेड पेबल। परचेजेस आपका एक्सपेंस है, तो परचेजेस की वजह से भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो परचेज भी हम यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, जिसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2000 से। उसके बाद सेल्स क्रेडिट और आपका सेल से आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, आप ऐड कर देंगे जो आपने सेल्स किए क्रेडिट सेल्स, वो ऐड हो जाएगा आपका 4000 से। नेक्स्ट, लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका, डेबिट हो रहा है तो इसलिए आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। लोन इंटरेस्ट की अमाउंट से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? 1000। इसको एडजस्ट कर लिया तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज योर करेक्टेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को आपने क्या कर लिया है? करेक्ट कर लिया। तो बताएं जी क्या आता है हमारा आंसर? करेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना आ जाता है देख लेते हैं हम।
प्रॉफिट कितना था शरियार 30,000। अब जो करेक्ट प्रॉफिट हमारा है वो कितना आगे 20,000। आगे कहते हैं आप क्वेश्चन में हमें कि करेक्ट कैपिटल जो है वो फाइंड करें, कैपिटल जो है वो करेक्ट कैपिटल जो है वो फाइंड करें। फिर तेरे स्टेटमेंट शो द करेक्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेट द ग्रॉस कैपिटल एट 30 जून 2012। तो कैपिटल में जो स्टार्ट में दिया हुआ है वो कितना है, अगर आप देखें तो कितना दिया हुआ है 90,000, ऐसे ही है। तो कैपिटल आपको दिया हुआ है कितना 90,000 का, इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट जो कि आपका कितना है 20,000, ड्राइंग्स इसमें से हम माइनस कर देंगे जो कि आपकी कितनी है 2,000। तो आपका करेक्ट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 1,08,000। निकालना है करेक्ट कैपिटल कितना दिया है 90,000, उसमें प्रॉफिट पहले 30,000 ऐड हुआ है, करना कितना था हमने 20,000। बस ड्राइंग 2,000 की ऐड कर देंगे तो आपका करेक्ट कैपिटल जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आप जरा क्या वो लाइक बच्चों से पूछते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट जरा बताइएगा मुझे कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है उसके क्या करना है, हमने बताया जरा। आप लाइक बच्चे ना इसलिए। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम इसको, वो पीछे वाला बात खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस में तो इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल जिसमें डाली थी आपने, मोटर व्हीकल जिसमें 35,000 में से माइनस कर देंगे सेम। आप क्लोजिंग इन्वेंटरी का क्या करेंगे जी? गलत, करंट एसेट में से माइनस कर दें, क्लोजिंग इन्वेंटरी क्रेडिट होगी, आप कैसे डिक्रीज कर रहे हैं। आगे चले, ट्रेड रिसीवेबल सॉरी ट्रेड पेबल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल में ऐड कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल में क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल में आपको अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जी अब ये एक्रूड लोन इंटरेस्ट जो है ये कहां पे लिखा जाएगा, करंट लायबिलिटी में। आखिरी बात सही होती है हमेशा, ये आपने तो कहा माना। अच्छा, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे एक्रूड लोन इंटरेस्ट। तो बैलेंस शीट पूरी की पूरी बनाना भी पेपर में आ सकता है, वो मांग सकता है बैलेंस शीट पूरी बनाना भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आ रहा है पढ़ने में कोई सी बात। The credit balance on the bank current account. The credit balance on the bank current account for 1650 has been entered in the trial balance as a debit balance. बैंक करंट अकाउंट का बैलेंस था आपका 1650 का, कौन सा क्रेडिट बैलेंस। आपने बैंक को क्या कर दिया डेबिट। तो क्या करेंगे, बैंक को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। ऊपर जाओ सस्पेंस आ जाए, वो कैसे खा सकते हैं आप देखेंगे जी सामने को। क्या करेंगे जी हम जी, देखो बैंक करंट अकाउंट जो है उसने कहा है कि बैंक को आपने क्या लिख दिया है, क्रेडिट बैलेंस था बैंक का। आपने शरियार बैंक को क्रेडिट करना था, लेकिन आपने बैंक को क्रेडिट करने के लिए क्या कर दिया डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बैंक को डबल अमाउंट से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से। तो करें 1650 मल्टीप्लाई बाय 2 आप करेंगे तो डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 3300। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा जी, एक्सपेंस आ जाएगा 3300 से। समझ आई बात। इस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व जो है वो करते हैं। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न चैनल ऑफ 960 हैज बीन डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को पहले बेटा क्रेडिट करेंगे हम एक दफा, फिर परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा आपका डबल अमाउंट से, जो कि कितनी आ जाएगी 1920 से। ये आपका आ जाएगा 960, ये आ जाएगा 960। जर्नल या परचेज जर्नल बनाते हैं इसमें हम
जो जिन लोगों को उधार पे चीजें खरीदते हैं, जिनसे उनके नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, टोटल लिखते हैं जी। A prepayment of 450 for telephone charges has been brought down as an opening balance. Prepayment था आपका यानी करंट एसेट था, has not been brought down as an opening balance. आपने इसको ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लिखा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रीपेड टेलीफोन लिख देंगे आप, और नीचे क्या आ जाएगा आपका सस्पेंस जी। एसेट है ना आपका, प्रीपेड आपका एसेट होता है, आपने नहीं लिखा प्रीपेड, तो प्रीपेड डेबिट कर देंगे, सस्पेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। The balance on the sale ledger control account of 13625 had been carried down as 13652. तो कम लिखा है आपने, आपने सेल्स को क्या लिखा है, सॉरी बैलेंस ऑन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपने कम लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स। एसएलसी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, उतनी अमाउंट से और क्रेडिट कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा सस्पेंस। ट्रेड रिसीवेबल भी क्रेडिट कर सकते हैं की बात है, तो कितना अमाउंट आ जाएगी आपकी, डिफरेंस जो आ रहा है 27, नहीं यार ज्यादा आना चाहिए, ओह हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया, इसका मतलब 13625 ना 13652 कर दिया, तो नहीं तो उल्टा ही किया मैंने, उल्टा ही किया ना, एसएलसी क्रेडिट कर दिया मैंने और वो डेबिट मिल जाएगा कितने से, 27 से। एसएलसी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है ना यार, तो क्या होता है, डेबिट होता है ना, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उलट कर दिया, तो पीएलसी क्रेडिट होता है ना। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। एसएलसी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।